एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं लैक ओपेरॉन मॉडल के बारे में। लैक ओपेरॉन मॉडल सबसे पहले जैकब और मोनोद ने 1961 में प्रपोज किया था। वो बेसिकली ई कोलाई बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे और वो इस चीज़ को देखना चाहते थे कि किस तरीके से बैक्टीरिया में जो जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है वो किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है, यानी जो जीन्स का एक्सप्रेशन है उसे किस तरीके से बैक्टीरियल सेल कंट्रोल कर रही है, उस पे वो लोग वर्क कर रहे थे। तो अब बात कर लेते हैं ओपेरॉन की। ओपेरॉन जो वर्ड है वो ओपेरा शब्द से लिया गया है। ओपेरा से आप लोग वाकिफ़ होंगे। ओपेरा एक तरीके का म्यूज़िकल शो है जहाँ पे बहुत सारे लोग डिफरेंट पार्ट्स प्ले करते हैं। कुछ लोग म्यूज़िक प्ले करते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग बैक स्टेज वर्क करते हैं। ये एक तरीके का कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है जिसमें डिफरेंट लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं एक ओपेरा को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसी तरीके से एक ओपेरॉन में सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें कि एक सिंगल प्रमोटर प्रेजेंट होता है और उन जीन्स के कोलैबोरेटिव एफर्ट के थ्रू ही प्रॉपर एक्सप्रेशन हो पाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग लैक ओपेरॉन की। लैक ओपेरॉन एक तरीके का ओपेरॉन सिस्टम है जिसमें कि लैक्टोज कैटाबॉलिज्म को लेकर डिस्कशन किया गया। लैक ओपेरॉन के केस में हो क्या रहा है यहाँ पर, जब भी ई कोलाई एक ऐसे मीडियम पे ग्रो कर रही है जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ई कोलाई उस लैक्टोज का इस्तेमाल एज अ एनर्जी सोर्स करती है। तो उस केस में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चेंजेस आएंगे, क्या क्या रेगुलेशन होंगे, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। जो लैक ओपेरॉन होता है उसके केस में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लैक ओपेरॉन में जो ओपेरॉन यूनिट होती है वो क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट हैं और ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनके साथ एक कॉमन प्रमोटर और ऑपरेटर प्रेजेंट होता है। ओपेरॉन एक ऐसी यूनिट है जीन्स की जिसमें स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होती हैं, प्रमोटर और ऑपरेटर प्रेजेंट होते हैं और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो लैक ओपेरॉन सिस्टम है उसमें स्ट्रक्चरल जीन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है जिनका नाम है लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है। इनके आगे ये जो आपको ग्रीन रीजन दिख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये प्रमोटर है। प्रमोटर वो साइट होती है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और वहाँ से वो मूव करता है आगे की तरफ और उससे एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, जिस प्रोसेस को आप बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑपरेटर साइट्स दिख रही हैं। ये जो साइट्स हैं ये है ऑपरेटर। यहाँ पर 3 ऑपरेटिंग साइट्स प्रेजेंट हैं जिसमें से एक जो है वो प्राइमरी ऑपरेटर है और बाकी के 2 स्यूडो ऑपरेटर हैं। ये जो मेन साइट्स होती हैं ऑपरेटर साइट्स, यहाँ पर एक रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड करता है जिसका नाम है लैक रिप्रेसर। और यहाँ पर इस डीएनए पर रेगुलेटरी जीन भी प्रेजेंट है जिसका नाम है लैक आई। ठीक है, जब इस लैक आई का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है तो इससे एक तरीके का रिप्रेसर प्रोटीन बनता है और ये रिप्रेसर प्रोटीन जब ऑपरेटर साइट पे जाके बाइंड कर जाता है तब यहाँ से जो ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। अभी हम बिल्कुल डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें देखने को मिल रही हैं, 2 टाइप के जीन्स देखने को मिल रहे हैं, रेगुलेटरी जीन और स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटरी जीन और स्ट्रक्चरल जीन में क्या डिफरेंस होता है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। रेगुलेटरी जीन उस टाइप की जीन होती हैं जिनके प्रोडक्ट्स दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि लैक ओपेरॉन के केस में क्या हो रहा है, ये जो लैक आई है ये एक तरीके का रेगुलेटरी जीन है। इस रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो यहाँ पर रिप्रेसर बना है, वो स्ट्रक्चरल जीन्स के एक्सप्रेशन को, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को और ट्रांसलेशन को रोकने का काम कर रहा है। रेगुलेटरी जीन्स
इस तरीके की जीन्स होती हैं जिनके प्रोडक्ट्स दूसरी जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ओके, दूसरी चीज़ स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होती है? स्ट्रक्चरल जीन्स ऐसी जीन्स होती हैं जिनका एक्सप्रेशन इसलिए होता है ताकि वो एज एंजाइम्स वर्क कर सके या फिर वो एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वर्क कर सके। सो ये मेजर डिफरेंस है रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल जीन्स के बीच का, कि रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट दूसरी जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, जबकि स्ट्रक्चरल जीन्स नॉर्मली एक्सप्रेशन के बाद एज एंजाइम्स या एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फंक्शन करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लैक ओपेरॉन के मैकेनिज्म की, किस तरीके से लैक ओपेरॉन वर्क करता है, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट है, रेगुलेटरी जीन का अपना एक प्रमोटर है और स्ट्रक्चरल जीन्स का अपना एक प्रमोटर है। ओके, अब जब ये डीएनए है, ये डीएनए पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए बनता है, यानी कि जिस प्रोसेस में डीएनए से एमआरएनए बनता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, ये जो एमआरएनए बनता है इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है। सो ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए और आरएनए from the DNA and translation is the process of formation of protein from mRNA. Okay, ये है पॉइंट। तो रेगुलेटरी जीन जो ये है इसका जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है तो इससे एक तरीके का रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स की। यहाँ पर लैक ओपेरॉन के केस में 3 तरीके के स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है उससे एक सिंगल एमआरएनए बन रहा है जिसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। सो जो पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है वो प्रोकैरियोट्स के केस में बनता है और यहाँ पर ये पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए का मतलब क्या है, ये पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए ट्रांसलेशन के बाद डिफरेंट प्रोटीन्स को इनकोड कर रहा है, डिफरेंट प्रोटीन्स बन रहे हैं। एक ही एमआरएनए से तीनों जीन्स के जो प्रोटीन हैं वो बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए टर्म यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर प्रमोटर है, प्रमोटर वाले पॉइंट पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है और ये जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करता है इससे एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस केस में पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बन रहा है। अब ये जो पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए इसका जब ट्रांसलेशन होगा तो इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इससे क्या क्या बनेगा अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जो लैक जेड जीन है उससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है, लैक वाई जीन है उससे परमिएज बनता है और लैक ए जीन से ट्रांस एसिटाइलेज बनता है। एक बात और हम आपको बता दें कि ये जो लैक ओपेरॉन मॉडल है ये बेसिकली लैक्टोज कैटाबॉलिज्म के लिए है। यहाँ पर होता क्या है, जब भी ई कोलाई ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहा है जहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट है तो उस केस में ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो उस लैक्टोज को तोड़ सके और उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका इस्तेमाल ई कोलाई की ग्रोथ के लिए हो सके। सो लैक ओपेरॉन इज बेसिकली यूज्ड फॉर द कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। ओके, लैक्टोज इज अ काइंड ऑफ शुगर एज यू ऑल नो अबाउट इट। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है इसकी खास बात ये होती है कि ये जो लैक्टोज होता है उसको तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दैट कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद जो ये सेकेंड कंपोनेंट है हमारा वो है परमिएज। परमिएज क्या करता है, परमिएज एक एक्टिव अपटेक ट्रांसपोर्टर है। परमिएज ई कोलाई की हेल्प करता है मीडियम से लैक्टोज को लेने के लिए।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रांस एसिटाइलेज की। सो ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, कभी कभी जब ई कोलाई मीडियम में ग्रो कर रहा होता है तो वो हार्मफुल थायोगैलेक्टोसाइड्स को भी ले लेता है अंदर की तरफ, और ये जो थायोगैलेक्टोसाइड्स होते हैं ये ई कोलाई के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जिससे कि ई कोलाई की डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पे मेन फंक्शन करेगा ट्रांस एसिटाइलेज। वो क्या करता है, ट्रांस एसिटाइलेज एक एसिटाइल ग्रुप जो थायोगैलेक्टोसाइड्स होते हैं उन पे ऐड कर देता है, जिसकी वजह से वो नॉन टॉक्सिक इन नेचर हो जाते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और ई कोलाई को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। सो जब भी यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, इस प्रमोटर साइट पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, इन स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तभी ये तीन जो कंपोनेंट्स हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज ये बनेंगे और अपना फंक्शन करेंगे। अब पॉइंट ये है कि जब ई कोलाई ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहा है जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट है, तभी इन जीन्स को एक्सप्रेस होना चाहिए, नहीं तो इन जीन्स का कोई यूज़ नहीं है, इन कंपोनेंट्स का कोई भी यूज़ नहीं है अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है मीडियम में तो। सो इसको रेगुलेट करने के लिए, इसके ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने के लिए लैक ओपेरॉन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो रेगुलेटरी जीन है इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन कंटिन्यूअसली बनता रहता है। होता क्या है, अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तभी इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होना चाहिए, तभी ये इन सब एंजाइम्स का यूज़ है, अदरवाइज़ इन सब चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है। सो होता क्या है, जब मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज नहीं है, तब इन जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो उस केस में क्या होता है, ये जो लैक रिप्रेसर आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूअसली सेल में बनता रहता है। सो ये रिप्रेसर जाके यहाँ पर ये जो ऑपरेटर साइट है यहाँ पर बाइंड कर जाता है, और लैक ओपेरॉन के केस में दो ऑपरेटर साइट्स हैं, एक ये जो O1 है ये मेन ऑपरेटर साइट है, प्राइमरी ऑपरेटर साइट है, और ये जो O2 और O3 है ये स्यूडो ऑपरेटर साइट्स हैं। यानी कि जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है ये सबसे ज़्यादा इसकी बाइंडिंग एबिलिटी इसी पॉइंट पे होती है। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो प्रमोटर साइट है और जो ऑपरेटर साइट है वो दोनों बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, यानी कि इस पॉइंट पे क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है सीक्वेंसेस की। तो इस केस में या तो इस पॉइंट पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर सकता है या फिर रिप्रेसर प्रोटीन। अगर यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक बाइंड हो गया तो दूसरा बाइंड नहीं कर पाएगा। सो जब मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है उस केस में ये रिप्रेसर प्रोटीन कंटिन्यूअसली बन ही रहा है। सो ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर साइट पे जाके बाइंड कर जाता है, और बाइंड करने के बाद ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा और इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि ये जो सिस्टम है ये पूरा ऑफ हो जाएगा, इनका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर एक रिप्रेसर की वजह से स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, इसलिए इसे नेगेटिव रेगुलेशन बोला जाता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में तो उस केस में क्या होता है, कुछ लैक्टोज का अमाउंट एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत बीटा गैलेक्टोसाइडेज सेल में प्रेजेंट रहता है। तो जो लैक्टोज है वो जैसे ही एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है वो एलोलैक्टोज जाके रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है, और जैसे ही वो एलोलैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन पे बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगते हैं, और फिर ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ इस ऑपरेटर पे जाकर बाइंड नहीं कर सकता है।
सो अल्टीमेटली यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो जाएगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज यहाँ पे बन जाएंगे और वो अपना फंक्शन कर। सो इंड्यूसर की प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इसलिए इस सिस्टम को इंड्यूसिबल सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि एक इंड्यूसर रिप्रेसर प्रोटीन को स्टॉप कर रहा है ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो सके। इसलिए इस सिस्टम को, लैक ओपेरॉन सिस्टम को इंड्यूसिबल सिस्टम कहा जाता है और इसमें निगेटिव रेगुलेशन देखने को मिलता है। सो इस तरीके से लैक ओपेरॉन वर्क करता है दो कंडीशंस में, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब डिफरेंट केसेस होते हैं और जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तब डिफरेंट केसेस होते हैं। अभी हम दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या क्या सिचुएशंस होंगी और लैक्टोज एब्सेंट है तब क्या क्या सिचुएशंस होंगी, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने केस 1 की, जिसमें कि लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में। सो जब ई कोलाई ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहा है जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट है, तो उस केस में लैक ओपेरॉन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, तो उस केस में क्या होता है, ये जो लैक्टोज है ये ब्रोकन डाउन हो जाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। बट कुछ केसेस में जब ये ब्रोक हो रहा होता है उस वक्त लैक्टोज एलोलैक्टोज का फॉर्मेशन कर देता है और ये एलोलैक्टोज एक इंड्यूसर की तरह वर्क करता है। और ये करता क्या है, ये एलोलैक्टोज रिप्रेसर पे जाके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये लैक आई जो जीन है ये कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस हो रही है, कंटिन्यूअसली इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन हर केस में बन रहा है, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो या चाहे लैक्टोज एब्सेंट हो, ये रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है। अब होता क्या है, जब यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होता है, ये जो लैक्टोज है ये लैक्टोज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये एलोलैक्टोज क्या करता है, जो रिप्रेसर बन रहा है कंटिन्यूअसली उससे जाके बाइंड कर जाता है एलोलैक्टोज, जिसकी वजह से ये जो रिप्रेसर है उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से ये रिप्रेसर ऑपरेटर साइट पे बाइंड नहीं कर पाता है और अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ जो प्रमोटर वाला रीजन है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाता है और इन स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज का फॉर्मेशन हो जाएगा और अल्टीमेटली ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ कर पाएंगे। सो इस तरीके से लैक्टोज की प्रेजेंस में लैक ओपेरॉन पे ये इफेक्ट पड़ता है कि एलोलैक्टोज एज अ इंड्यूसर यहाँ पे वर्क करता है, वो कंटिन्यूअसली जो रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है उसको रोक देता है, उसको इनएक्टिव फॉर्म में कर देता है, जिसकी वजह से ये वाले जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं इनका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो सके, क्योंकि ई कोलाई को लैक्टोज को यूटिलाइज करना है एज अ एनर्जी सोर्स और आपका रिप्रेसर कंटिन्यूअसली बन रहा है। सो रिप्रेसर को रोकने के लिए किसी न किसी इंड्यूसर की ज़रूरत है यहाँ पर। सो इस केस में यही हो रहा है कि जब लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में तो लैक्टोज से एलोलैक्टोज बन जाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी बन रहा है लेकिन एलोलैक्टोज भी बन जाता है कुछ केसेस में। तो वो एलोलैक्टोज क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन से जाके बाइंड करता है, रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ये तो था केस 1 कि जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या क्या चेंजेस होंगे। ओके, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने सेकेंड केस की, जो कि है जब लैक्टोज एब्सेंट हो तब ओपेरॉन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उस केस में जैसा कि आपको पता है कि ई कोलाई ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहा है जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, लैक्टोज एब्सेंट है। तो जब लैक्टोज एब्सेंट है तो एलोलैक्टोज भी नहीं है और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि लैक आई तो कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस हो रहा है, लैक आई का कंटिन्यूअसली ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है और लैक रिप्रेसर तो कंटिन्यूअसली बन ही रहा है।
अब जैसा कि यहाँ पर लैक्टोज नहीं है तो एलोलैक्टोज भी नहीं है। अब एलोलैक्टोज नहीं है तो वो एलोलैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड ही नहीं होगा, तो रिप्रेसर यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जो लैक रिप्रेसर है ये टेट्रामेरिक फॉर्म में होता है, ये जाके 2 ऑपरेटर साइट से एक साथ बाइंड कर जाता है और इस तरीके से ये बाइंड करता है कि ये एक तरीके का रिप्रेशन लूप बना देता है और उस रिप्रेशन लूप में ये आपका प्रमोटर रीजन भी आ जाता है। अब प्रमोटर आपको पता ही है कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज का बाइंड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आरएनए पॉलीमरेज यहाँ प्रमोटर पे बाइंड नहीं करेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा। तो जब यहाँ पर रिप्रेसर ऑपरेटर साइट पे आके बाइंड कर चुका और एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है तो इस केस में आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा, इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा और अल्टीमेटली ये सब चीज़ें नहीं बनेंगी, ये जीन्स वर्क नहीं करेंगे जब लैक्टोज एब्सेंट है। और अल्टीमेटली ई कोलाई को कोई ज़रूरत भी नहीं है इन सब प्रोडक्ट्स की, क्योंकि मीडियम में लैक्टोज तो प्रेजेंट है नहीं। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज का क्या वर्क, इसलिए जब लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है तो ई कोलाई में इस तरीके का मैकेनिज्म है कि उसका रिप्रेसर उस केस में एक्टिव है और वो रिप्रेसर जाके ऑपरेटर साइट पे बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाता है और अल्टीमेटली इन सारे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा और ये प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। सो इस तरीके से लैक्टोज जब एब्सेंट होता है तब लैकोपेरॉन वर्क करता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लूकोज और लैक्टोज का क्या इफेक्ट पड़ता है एक साथ लैकोपेरॉन के ऊपर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स अपने नोटिफिकेशन आइकन पर मिल सके। सो थैंक यू सो मच।